नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय नाम का लेसन चल रहा था। राष्ट्रीय का जो लेसन था वो पुनरावर्तन के तौर पर पूरा हो गया था। आज मैं आप लोगों को स्वाध्याय के अंतर्गत ले जाने वाला हूँ। स्वाध्याय आप लोगों का किताब के अंतर्गत जाओ तो उसके अंतर्गत 103 नंबर पेज पर है। और इस लेसन का अंतिम जो मुद्दा हमने पढ़ा था वो मौद्रिक आय और वास्तविक आय उनके बारे में हमने पढ़ा था। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला सवाल है, राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति की परिभाषा किसने दी। अब ये जो सवाल है वो आप लोगों को जवाब के तौर पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको आपको आगे के लेसन के अंतर्गत से देखना रहेगा और ढूंढकर आपको जवाब की तैयारी करने का थोड़ा प्रयत्न करना है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जीएनपी की गणना में ली जा सकती है। हॉस्पिटल में किया गया ऑपरेशन, शिक्षक अपनी संतान को पढ़ाए, गृहिणी का गृह कार्य या बाथरूम में गीत गाना। तो आप लोगों का ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। अलिप्त अर्थतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं होता। परिवार, पेढ़ी, उद्योग या विदेश व्यापार। तो परिभाषा यदि आपको अलिप्त अर्थतंत्र की याद हो तो आप लोगों ने परिभाषा के तौर पर ही लिखा था कि विदेश व्यापार की गणना न हो उसे अलिप्त अर्थतंत्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में सरकार के कौन से खर्च नहीं गिने जाते। उत्पादक, बदला या भुगतान, श्रमिकों का वेतन या संरक्षण खर्च। तो बदला या भुगतान का जो खर्च है वो शायद गिना नहीं जाता, पर उसको आपको किताब के अंतर्गत से देखना रहेगा। पांचवा सवाल है, मौद्रिक खर्च के घटकों की संख्या। तो आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले के टॉपिक में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मौद्रिक खर्च के कुल 4 घटक है जिसके बारे में हमने अगले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। छठा सवाल, नीचे दर्शाई गई पद्धतियों में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की पद्धति नहीं है। उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, विक्रय पद्धति और खर्च पद्धति। तो आपको भी मालूम है कि उत्पादन, आय और खर्च ये राष्ट्रीय आय की पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि विक्रय पद्धति का कोई उल्लेख हमने पढ़ा नहीं है। सातवां, एनडीपी की गणना में जीडीपी में से क्या घटाया जाता है। तो आपको मालूम है कि घिसाई, परोक्ष कर, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय या सब्सिडी। थोड़ा बहुत सवालों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सवाल ढूंढने के बाद आप लोग इसी मुद्दे को तैयार कर सको। इसी क्रम में एक वाक्यों के सवालों की बात करूं तो ज़्यादातर परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय अर्थात क्या, अलिप्त अर्थतंत्र किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अलिप्त अर्थतंत्र अर्थात क्या,
तो जिसमें विदेश व्यापार की गणना न हो उसे अलिप्त अर्थतंत्र कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने का सूत्र आप लोगों को मैंने इससे पहले भी लिखवाया था। शुद्ध आंतरिक उत्पादन के अंतर्गत की जो बात आई थी तो उसकी बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके अलावा आप लोगों को बदला या भुगतान, मतलब जब कोई वस्तु का उपयोग आप करो और उसके बदले में कोई वस्तु को जब आप चुकाते हो तो उसको बदला या भुगतान के नाम से जाना जाता है। उसी क्रम में छठे नंबर पर जाओ तो पुराने मकान की खरीदी राष्ट्रीय आय में गिनी जाएगी या नहीं? नहीं गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि पुराना मकान एक बार राष्ट्रीय आय में गिना जा चुका है। अगर दोबारा उसकी गणना करोगे तो दुगनी गणना हो जाएगी, जो राष्ट्रीय आय की एक प्रकार की समस्या है। गृहिणी के गृह कार्य की सेवा का समावेश राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं होता? क्योंकि गृहिणी के गृह कार्य के बदले में उसको आप कुछ भी पैसा चुकाते नहीं हो, इसलिए उसकी गणना नहीं होती। आरोपित भाड़ा अर्थात क्या, उसके बारे में भी आप लोगों ने देख लिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम आप लोगों को मालूम है कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 101 पर आप लोगों को लास्ट एक पैराग्राफ में दिया है। और आरोपित भाड़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना कोई मकान किसी अन्य व्यक्तियों को किराए पर देते हो और बदले में जो आपको मकान के बदले में किराया प्राप्त होता है उसको आरोपित भाड़ा कहते हैं। मौद्रिक राष्ट्रीय आय कौन से भाव पर गिनी जाती है? तो आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय जो होता है वो चालू भाव पर गिनी जाती है और वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर भाव पर गिनी जाती है। और 11वां और अंतिम सवाल कि प्रति व्यक्ति आय ये देश के प्रत्येक नागरिकों की आय नहीं है। किस प्रकार? क्योंकि उसमें अमीर और गरीबों की आय की असमानता भी शामिल हो जाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम देश के संपूर्ण नागरिकों की आय उतनी होगी ऐसा अनुमान कर नहीं सकते। उसी क्रम में आप लोगों को 2 अंकों के सवाल भी दिए हैं कि राष्ट्रीय आय की मार्शल की और फिशर की परिभाषा, दूसरा पिगू ने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी, तीसरा राष्ट्रीय आय की खर्च पद्धति में कौन कौन से खर्च गिने जाते हैं, फिर अंतर GDP GNP, GDP GNP, GNP NNP, अलिप्त अर्थतंत्र, खुला अर्थतंत्र वगैरह। उसके अलावा आप लोग पीछे वाले पेज पर जाओ तो आप लोगों को राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी परिचय दिया था। मौद्रिक आय और वास्तविक आय का भी ख्याल आपको समझाया था। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ भी आप लोगों को बताया हुआ था। उसके अलावा संक्षिप्त टिप्पणी मैंने आपको बताई थी। सकल घरेलू उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध आंतरिक उत्पादन या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और उसके अलावा 5 अंकों का जो सवाल था वो 5 अंकों के सवालों में भी अलिप्त अर्थतंत्र में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह आकृति के साथ मैंने समझाया था। राष्ट्रीय आय की मापन की उत्पादन पद्धति भी मैंने आपको समझाई थी। दोहरी गणना का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय आय मापन की आय पद्धति भी मैंने आपको समझाई थी। और राष्ट्रीय आय मापने की खर्च पद्धति का भी परिचय आप लोगों को इससे पहले के वीडियो के अंतर्गत मैंने दिया था। इसी क्रम में अब जो आगे का अंतिम वीडियो इस लेसन का बनने वाला है और इस लेसन के अंतर्गत आने वाली तमाम जो कठिन परिभाषा है पेज नंबर 104 और पेज नंबर 105 उनके बारे में मैं पढ़कर आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूँगा। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप मेरा संपर्क फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।